20 बरस की जंग के बाद आखिरकार एक और मुस्लिम मुल्क की सरजमीन से अमेरिका को निकलना पड़ रहा है। और गालिबन यही वो दिन था जब मुस्लिम उम्मा को इस दिन का शिद्दत से इंतजार था कि आखिर ये दिन कब आएगा। लेकिन ईरान इस हवाले से 5 साल पहले ही पेशगोई कर चुका था कि इस दिन ने बहुत जल्द आना है, और वही हुआ है। मैं बात कर रहा हूं इराक की सरजमीन की, अल असद एयरबेस की, जो कि तस्वीराती तौर के पर इंतहाई अहमियत की हामिल थी। और बिल आखिर अब यह खबर खुलकर सामने आ चुकी है कि अमेरिका ने अपने वहां से अफवाज के इनखला का सिलसिला शुरू कर दिया है, और इसके पहले मरहले का आगाज हो गया है। इसके असरात क्या होंगे? रूस क्यों इस फैसले से बहुत खुश नजर आ रहा है? ईरान को किस हद तक मजीद स्पेस मिलेगी? और इसराइल के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं? ये तमाम वो डिटेल्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 22 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। एक मुआहिदा हुआ है इराक और अमरीकी हुकूमत के माबैन। ये इसे ग्लोबल कोलिशन का नाम दिया जा रहा है, यानी कि इराक में बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद फौजी मिशन सितंबर 2025 तक ये जो हुआ था ग्लोबल कोलिशन, ये खत्म हो जाएगा 2025 के अंदर। ये मायदा खत्म हो जाएगा। इसके तहत अमेरिका ने अपनी अफवाज को मरहलावार बुलाना शुरू कर दिया। ये नहीं है कि बुलाना है, बुलाना शुरू कर दिया है। राइटर्स ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है कि अमेरिका ने पहले मरहले के अंदर आगाज कर दिया है। इराकी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अल असद एयरबेस से आखिरी अमरीकी फौजी 15 सितंबर 2025 को जाएगा, यानी 15 सितंबर 2025 की आखिरी डेडलाइन है। और ये अल असद एयरबेस जो कि 1980 के अंदर तामीर हुई थी, जो उर्दन और शाम की सरहदी बिल्कुल दरमियान के अंदर मौजूद है, और इंतहाई तस्वीराती तौर के ऊपर अहमियत की हामिल है। आसपास सहरा है, और इसीलिए इसे तस्वीराती तौर के ऊपर बड़ी एक यूनिक जगह भी कही जाती है। आपको याद होगा कि 2020 के अंदर ईरान की एक इंतहाई अहम शख्सियत, ईरान के एक इंतहाई अहम कमांडर इराक की सरजमीन के ऊपर ही निशाना बने थे। गालिबन 3 जनवरी 2020 का ये दिन था। और मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ज़ाहिर यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, उनके नाम से मुतल्लिक भी आप यकीनन समझ गए होंगे। और उनको जब निशाना बनाया गया था इराक के सरजमीन के ऊपर, तो ईरान ने जो जवाबी रद्दअमल दिया था वो इसी ऐन अल असद एयरबेस के ऊपर दिया था। और ईरान ने तभी से ये बात करना शुरू कर दी थी कि ये जो हमारे जिस कमांडर को, जिस जर्नैल को निशाना बनाया गया है, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के ये अल्फाज थे कि जो निशाना अमेरिका की जानिब से बनाया गया हमारे जर्नैल को, इस शख्सियत का जो कम से कम बदला है, कम से कम बदला है, वो ये है कि हम ऐन अल असद एयरबेस के अंदर हम अमरीकी अफवाज को नहीं रहने देंगे। और आज ये जो फैसला हुआ है, ईरान इसे एक अपनी सिफारती कामयाबी भी करार दे रहा है। ईरान इसे एक फातह के तौर के ऊपर इंजॉय भी कर रहा है कि जो बात हमने की थी और हमारी जो पॉलिसी थी बिल्कुल क्लियर थी कि इन्होंने यहाँ से बैठकर इन तमाम चीज़ों को ऑपरेट किया, यहीं से तमाम इक़दामात किए गए, और ये इस पर्सनैलिटी को, हमारे जर्नैल को, इंतहाई अहमियत के हामिल जर्नैल को निशाना बनाया गया। तो हम इस बेस के अंदर जो है वो अमेरिका की अफवाज को यहाँ पर नहीं रहने देंगे। और उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला भी ईरान की जानिब से किया गया था, जिसमें CNN के मुताबिक बाज़ जो अमरीकी फौजी हैं वो जख्मी भी हुए थे, और ज़ाहरी ढांचे को शदीद नुकसान भी पहुंचा था। ज़ेर ज़मीन भी बंकर्स हैं, ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर्स भी बनाए गए हैं अल असद एयरबेस के अंदर। और यहाँ से 2005-2007 की बात करें तो ये बेस इस्तेमाल होती रही इराक के अंदर बागियों के लिए। ये फिर आगे चलकर यही बेस इस्तेमाल होती रही, और उसी तंजीम काले झंडों वालों के अगेंस्ट यहीं से तमाम चीज़ें चलती रहीं। और फिर 2020 के अंदर जब ईरान और अमेरिका की टेंशन हुई, तो यही बेस जो थी ये तवज्जो का मरकज़ थी। इस बेस के अंदर एक वक्त में 25,000 या इससे ज़्यादा फौजी भी रहे हैं, और ये इंतहाई तस्वीराती तौर के पर अहमियत की हामिल ये बेस थी। अब इसके अंदर जो ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये इसराइल के लिए किस हद तक, इसके ऊपर ईरान की जानिब से और इराक की हुकूमत की जानिब से ये बारहा दावा किया जाता रहा, या फिर इल्ज़ाम आप ये कहने के लगाए गए कि अमेरिका जो है वो इस बेस से लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है ईरान मुखालिफ क़ुव्वतों को। ज़ाहिर है इसराइल की बात वो की जाती है ज़्यादा, कि यहाँ से रिफ्यूलिंग का एहतमाम किया जाता है, यहाँ से इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती है। यही वो वजह है कि ईरान चाहता था कि इराक से, इस खत्ते से जो है वो अमेरिका को हमने निकाल बाहर करना है। अब वाशिंगटन ने हमेशा इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। वाशिंगटन ने कहा कि भाई हमने जो ये बेस बनाई है, या यहाँ पर हमारे जो फौजी रहते हैं, इनका बेसिकली काम ये है कि इराक के अंदर पीस और अमन का एक माहौल रखना, और अगर कोई ऐसी तंजीमें उठती हैं तो हम उनके अगेंस्ट आते हैं। हम किसी भी मुल्क को किसी के भी अगेंस्ट ना कोई सहूलतकारी करते हैं, ना उनको कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। ये वाशिंगटन ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की थी और बयान रखा। तो दोनों साइड का जो मौक़िफ़ है वो मैंने आपके सामने रखा।
اب اس کے اندر جو معاملہ ہے کہ آخر عراق کو یہ فیصلہ کرنا کیوں پڑا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 کے بعد ایران نے عراق کی حکومت کے اوپر بڑا شدید قسم کا دباؤ ڈالا تھا کہ اگر اس بیس کو خالی نہیں کروایا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر عراق نے باقاعدہ طور کے اوپر اپنی پارلیمنٹ کے اندر بل منظور کیا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو، ہم اپنی حفاظت کا ذمہ خود لے سکتے ہیں، اور مشترکہ طور کے اوپر ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ اس ہمارے ملک سے نکل جائے۔ لیکن اس وقت امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی، میں نے تو نہیں نکلنا، میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے۔ لیکن اس کے بعد دباؤ مسلسل بڑھتا رہا، دباؤ اس طرح سے بڑھتا رہا کہ ایک تو ایران عالمی سطح کے اوپر اس کی باتیں بھی بہت کرتا رہا، دوسری وجہ یہ تھی کچھ تنظیمیں تھیں عراق کے اندر ہی جو موجود ہیں، وہ آن آف جو ہے وہ مسلسل اس بیس کو نشانہ بناتی رہی۔ اب چاہے وہ حملہ ناکام ہوتا تھا یا کامیاب ہوتا تھا، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن انہوں نے مسلسل اس بیس کو نشانے پر رکھا ہوا تھا، جو ایک مشکل پیدا کر رہی تھی امریکہ کے لیے اپنے تحفظات کی، اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے، اپنے سپاہیوں کی حفاظت کے لیے، تو ایک ٹینشن بن چکی تھی۔ اور بالخصوص ایسے ٹائم کے اوپر مزید ٹینشن جو کشیدگی ہے، یا جو امریکی افواج ان کے مفادات کو شدید ایک دباؤ میں آ جاتے تھے جب ایران اور اسرائیل کی ٹینشن ہوتی تھی۔ اس وقت ایران کیونکہ تمام تر ذمہ داریاں اسی بیس کو ٹھہراتا تھا، تو اس لیے پھر اس کی سیکیورٹی کو مزید بڑھا دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر اچھے خاصے وسائل لگائے جاتے تھے۔ لیکن بہرحال اب عراق کی حکومت اور امریکہ کی حکومت ایک معاہدے کے اوپر پہنچے، اور یہ ستمبر کو یہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے تحت امریکی افواج نے مرحلہ وار انخلاء کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک اور یعنی افغانستان کے بعد اگر ایک اور مسلم سرزمین سے امریکی افواج کا انخلاء ہو رہا ہے تو وہ عراق ہے۔ عراق سے الاسد ایئر بیس سے ہو رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو چیز ہے، اثرات، روس اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ روس بڑی دلچسپی دکھا رہا ہے کہ وہ عراق کے ساتھ اپنے تصویراتی تعلقات کو مزید بڑھا دے، اور امریکہ جو نکل کر جا رہا ہے اس خطے کے اندر سے اور عراق کے اندر سے، تاکہ وہ اس کمی کو پورا کر سکے۔ ایران کو بڑی حد تک اپنی اس کو کامیابی بھی قرار دے رہا ہے، اور ایران اب مزید آگے بڑھ کر عراقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے اوپر غور کر رہا ہے، اور ایران بالخصوص اس فیصلے کو اپنے لیے ایک فاتح کے طور کے اوپر سیلیبریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بالآخر وہ دن آ گیا جس سے متعلق ایران کے سپریم لیڈر نے 2020 کے اندر کہا تھا کہ ہمارا کم سے کم بدلہ یہ ہے کہ یہ ایئر بیس امریکہ کو خالی کرنا پڑے گی۔ تو بہرحال یہ وہ بڑی ایک اہمیت کی حامل یہ خبر عالمی سطح کے اوپر، عالمی منظرنامے کے اوپر، گو کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستانی میڈیا کے اندر اس طرح بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک انتہائی مستند خبر، اہمیت کی حامل خبر یہ سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے اپنی افواج کے انخلاء اس کا آغاز کر دیا ہے، جس کا ذکر رائٹرز کر رہا ہے، جس کا ذکر جو ہے مڈل ایسٹ کا میڈیا کر رہا ہے، اور دیگر جو ذرائع ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے امپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اس سے جڑا آپ کی کیا سوال ہو سکتا ہے، کیا رائے ہے، اس کا اظہار آپ نے ضرور کمنٹ میں کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب